अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपकी हर नेक ख्वाहिश को पूरा करे। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईआरपी वर्ल्ड। हमारा काम आपको नई टेक्नोलॉजी के साथ मुतारफ करवाना है। इस सिलसिले में हम आपके लेके आए हैं एक नया सॉफ्टवेयर ईआरपी टेक्नो वर्ल्ड, जो आपकी हर मुश्किल को, हर परेशानी को दूर कर सकता है, जिसमें आप सिंगल क्लिक के ऊपर हर काम कर सकते हैं। उस हवाले से मेरे साथ एक्सपर्ट्स मेरे मौजूद हैं, मोहम्मद आसिफ साहब जो सीए हैं और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हैं। दूसरे नदीम असलम साहब हैं जो फाइनेंस फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं। ईआरपी वर्ड के हवाले से हमने कुछ सेशंस किए थे। लास्ट सेशन था हमारा फिर रिसिप्ट के ऊपर, जो डायरेक्टर्स को, स्कूल वालों को डिफिकल्टीज होती हैं फीस के हवाले से, रिसिप्ट के हवाले से, उसके ऊपर हमने बड़ा एक अच्छा सेशन किया था और आप लोगों को उसकी समझ आई होगी। और इंशाल्लाह जो मिस्टेक्स आप लोग कर रहे होंगे उसके ऊपर आपने एक दफ़ा सोचा होगा कि हमारी यहाँ से मिस्टेक्स, हम ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, यहाँ से हम दूर कर सकते हैं उन मिस्टेक्स को। आज हम बात करेंगे इसके नए पॉइंट के ऊपर, फाइनेंशियल्स के। तो फाइनेंशियल एक स्कूल की बेसिकली बैकबोन होती है, किसी भी स्कूल की। तो फाइनेंशियल्स के ऊपर मैं सबसे पहले आऊँगा आसिफ साहब के पास। आसिफ, फाइनेंशियल्स के हवाले से सॉफ्टवेयर में आपने क्या-क्या किया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। जी ज़ुबैर साहब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे है सर कि फाइनेंशियल्स है क्या एक्चुअली, ये थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि फाइनेंशियल्स हमारे फ़िलहाल हम जो है ना फाइनेंस में तो बहुत सारा पार्ट आता है, बहुत सारी इसके ऊपर जो है ना डिस्कशंस हैं। मतलब ये कोई छोटा-सा चैप्टर तो नहीं है फाइनेंस का। लेकिन फाइनेंशियल्स हमारे सॉफ्टवेयर में इसका फाइनेंशियल्स का एक मॉड्यूल है जिसमें हम एंट्रीज़ कर रहे होते हैं। ये एंट्रीज एक एंट्रीज तो हम पहले समझाए हैं, जो फीस की, बच्चों के जो स्टूडेंट्स की फ़ी आती है, वो हुँ, हुँ। हम बिलिंग में फ़ी रिसीट्स की वहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये एंट्री अदर देन फ़ी रिसीट्स होती हैं, ये वाली एंट्रीज। इसमें हुँ, हुँ। रिसीट्स की भी होती हैं, इसमें पेमेंट्स की भी होती हैं। इसमें रिसीट और पेमेंट को जो ना दो तरह से सेग्रीगेट किया गया है, कैश रिसीट और बैंक रिसीट। इसी तरह कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट। तो हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर में एक मॉड्यूल है जिसको हम फाइनेंशियल्स का नाम हमने दिया हुआ है। और बेसिकली ये इन एंट्रीज को ही जो ना आगे लेके चल रहा होता है कि एंट्रीज जो ना हमने वो एंट्रीज के सेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि कैश रिसीट, कैश पेमेंट, बैंक रिसीट और बैंक पेमेंट, और इसके अलावा जनरल वॉचर्स को जो ना यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है इस मॉड्यूल में। हुँ, तो हुँ, हम हुँ। इस पे वन बाय वन आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसीट्स की। रिसीट्स में हम सबसे पहले कैश रिसीट की बात करते हैं। कैश रिसीट और बैंक रिसीट में एक मामूली सा ही डिफरेंस है कि जब आप कैश में रिसीव कर रहे होंगे तो वो कैश रिसीट की वाचर हम लोग डाल रहे होते हैं, उसके उसमें जाके एंट्री कर रहे होते हैं। जब हम बैंक में रिसीविंग हमारी कोई आ रही होती है तो फिर हम वो बैंक के थ्रू जो है ना उसकी रिसीविंग डाल रहे होते हैं, बैंक वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ। सॉफ्टवेयर में चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो हमारा बनता है, जो हमारे सारे हेड्स को, हमारे फाइनेंशियल्स को, हमारे जो जितने भी लेजर्स हैं, उनको जो पीछे बैकअप पे कंट्रोल कर रहा होता है, वो चार्ट ऑफ अकाउंट है। तो उसमें हमारे पास, अगर हमारे को बैंक में भी हमारे अकाउंट्स हैं तो उसमें बैंक का लेजर भी बना होता है, और अगर कैश में है तो कैश के तो अल्टीमेटली हमारा अपना ही होता है, तो कैश के लेजर भी बने होते हैं। तो हम सबसे पहले, अगर तो हमारे पास कैश में ये ट्रांजैक्शन हो रही है तो हम कैश की बात करते हैं। कैश में कैश रिसीट भी है और कैश पेमेंट भी है। अच्छा, हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर में एक जो ना यूज़र फ्रेंडली इस तरह से भी इसको किया गया है। नॉर्मली आम जो सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे आप जब एंट्री करते हैं तो आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों ही आपको एंट्रीज़ करनी पड़ती हैं। डेबिट की भी करना पड़ता है और क्रेडिट भी करना पड़ता है। जबकि हमारे सॉफ्टवेयर में आपके लिए जो ना ये आसानी है कि अगर हम बात करें रिसीट की, तो रिसीट में ऑटो जो है ना वो हेड डेबिट होना होता है, और उसका अपोजिट हेड जो है ना वो क्रेडिट होना होता है। रिसीट में हम लोग जो है ना जब भी रिसीट की एंट्री करेंगे, चाहे वो बैंक रिसीव होगा, चाहे वो कैश रिसीट होगा, वो हम जब ऐड वाउचर उसका करते हैं तो वहाँ पे जस्ट हमने जो हेड डेबिट होना है वो हम बताएंगे कि वो अगर कैश है तो कैश का कौन सा हेड हमने डेबिट करना है। हेड से मतलब हम उसको लेजर भी कह सकते हैं, जिसपे बैकअप पे जाके रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। हुँ, अगर हुँ। बैंक का है तो बैंक हम वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसा कि हम कैश रिसीट वाउचर की, जिसको हमने शॉर्ट एब्रिविएशन में इसको सीआरवी कहा हुआ है, सीआरवी, कैश रिसीट वाउचर।
तो कैश रिसीट वॉचर जब हमारा ओपन होएगा, इस विंडो में सबसे पहले हम डेट की सिलेक्शन करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा जो ना डेबिट वाला जो लेजर है हमने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास जो ना ऑप्शन ये भी है कि अगर स्कूल के 2-3 कैश के हेड्स हैं, 2-3 बैंक के हेड्स हैं, तो यहाँ पे कैश रिसीट पे अगर हम ये सिर्फ चाहते हैं कि कोई एक हेड यहाँ पे फिक्स कर दें, तो वो ऑटो वही वाला हेड आ सकता है यहाँ पे। अगर 1-2-3 एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं तो जाहिर बात है फिर वो 1-2-3 तीनों के तीनों अकाउंट्स यहाँ पे आएंगे, लेकिन वहाँ पे सिलेक्शन फिर आपको जब एक से अकाउंट बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिर वो लेजर लाजमी सिलेक्ट करना पड़ता है एंट्रीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जब हम कैश रिसीट वॉचर को ओपन करते हैं तो हमारे पास डेट की सिलेक्शन है। सेकंड नंबर पे हम अपना अकाउंट बताएंगे, लेजर बताएंगे कि लेजर किस में एंट्री जानी चाहिए, डेबिट एंट्री। कैश रिसीट में और बैंक रिसीट में मैंने बता दिया कि ऑटो डेबिट हो रहे होते हैं। और उसका जो दूसरा हेड है वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट वाला हेड हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, क्रेडिट वाले हेड की हम एंट्री भी कर रहे होंगे, डेबिट में हमें करने की जरूरत नहीं होती। डेबिट में ऑटो जो ना उसका इम्पैक्ट चला जाता है उस एंट्री का। तो अब फर्स्ट स्टेप पे हमने डेट सेलेक्ट कर ली, सेकंड स्टेप पे हमने अकाउंट लेजर अपना सेलेक्ट कर लिया, और थर्ड पे है वॉचर नरेशन, वॉचर की डिस्क्रिप्शन। तो ये एक जनरल डिस्क्रिप्शन वॉचर की आती है जो हमारी विंडोज बन रही होती हैं, जो हमारी जब हम एंट्री करते हैं तो उसकी एक लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती जाती है, एंट्री बाय एंट्री, डेट वाइज भी होती है और मंथ वाइज भी होती है। तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन हम चाहते हैं कि वहाँ पे शो हो, क्योंकि जब हमने कोई एंट्री देखनी होती है या तो उस एंट्री की हमें डिटेल्स पता हो या उसका वॉचर का नंबर पता हो, दोनों तरह से हमने उसको फ्यूचर में वॉचर को जब हमें नीड पड़ती है तो उसको सर्च करना होता है। तो अब जब हमने जो हम चाहते हैं कि हमारे सामने जब वो वॉचर्स हम बना रहे होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, तो वो लिस्ट में सारे चले जाते हैं, एक लिस्ट बन के पूरी की पूरी सामने उसके विंडो पे शो हो रही होती है। तो डिस्क्रिप्शन वॉचर नरेशन में हम डिस्क्रिप्शन ऐसी लिखेंगे कि हमें फ्यूचर में उसको सेलेक्ट करने में, उसको ढूंढने में, उसको फाइंड आउट करने में ज़रा हमारे लिए आसानी रहे। तो जाहिर बात है वो जो नरेशन होगी वो उस एंट्री से रेलेवेंट ही होगी जिस तरह की वो एंट्री आई है। अब वो एंट्री कैश रिसीट में किस तरह की हो सकती है? कैश रिसीट में मैंने जैसा कि बता दिया कि फीस जब हम रिसीव करते हैं वो तो हम बिलिंग में और फी रिसीट वाले जो मॉड्यूल है वहाँ पे हम डालते हैं इसमें। तो यहाँ पे कैश रिसीव जो है ना वो किसी को मे बी किसी को लोन दिया गया और लोन हमारे पास आ रहा हो, मे बी पार्टनर्स की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट आ रही हो, मे बी किसी और की तरफ से कोई लोन आ रहा है, या किसी को कोई अमाउंट दी थी यूज करने के लिए वो उसने वापस किया है। तो कैश रिसीट में हम इस तरह की नॉर्मली एंट्रीज कूलिंग में जो ना इस तरह की एंट्रीज कर रहे होते हैं। या मतलब हम ये भी कर अदर देन सकते फी हैं कि रिसिप्ट पेटी जो होगा, कैश। अदर देन फी रिसिप्ट जितनी भी इनकम होंगी वो कैश रिसिप्ट में हो जाएंगी। नहीं, जरूरी नहीं है कि ये इनकम ही हो, ये इनकम भी हो सकती है, फी रिसिप्ट के अलावा इनकम भी हो सकती है। बल्कि नॉर्मली तो स्कूल में अगर कोई इनकम कैंटीन की है या कोई ऐसी वैसी है वो हमारी यहाँ पे आती है। बाकी जो बच्चे से रेलेवेंट जितनी भी इनकम आ रही होती है वो उसके फी रिसिप्ट वाला जो मॉड्यूल है वो उसी जगह पे उसके चालान के थ्रू ही रूट कर रहे मैं होते कह हैं रहा हूँ ना वो। कि अदर देन फी रिसिप्ट जितनी इनकम्स होंगी वो आप कह रहे हैं कि कैश रिसिप्ट में इशू हो वो करनी पड़ेंगी वो हो जितनी जाती कैश की ट्रांजेक्शन, बिल्कुल जितनी कैश की अदर देन फी रिसिप्ट, कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी और वो हम रिसीव कर रहे होंगे तो वो कैश रिसीप्ट वॉचर के थ्रू हम लोग जो ना इसमें ऐड कर रहे होते हैं। तो अब हमने वॉचर फर्स्ट में मैंने जैसा कि बता दिया डेट की सिलेक्शन है, सेकंड पे हेड की सिलेक्शन सिलेक्शन है, थर्ड के ऊपर हमारी वॉचर नरेशन है, वॉचर की हमने डिस्क्रिप्शन देनी है। वो मैंने कहा कि अगर किसी हम अज्यूम करते हैं कि किसी पार्टनर ने उसमें अपने शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट वो उसमें दिया है, कैपिटल इंजेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल इंजेक्टेड फ्रॉम जो भी मिस्टर ए बी सी जिसकी तरफ से भी है, तो वो लिख देंगे। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे ये वॉचर नरेशन होगी जो हमारी लिस्ट बन रही होगी, ये वॉचर कंप्लीट होने के बाद, एंट्री कंप्लीट होने के बाद उसमें जो ना ये डिस्क्रिप्शन शो हो रही होगी। अच्छा, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये ताकि इसमें जितना ज़्यादा हम रिपीट करेंगे सुनने वालों के लिए उतनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और वो बआसानी इन चीज़ों के ऊपर जो ना सुनने के बाद उसको फिर उनको ये जो ना क्या कहते हैं चीज़ें जो ना उनके एक्सपीरियंस में आ जाएंगी और उनके करने के लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, फोर्थ स्टेप जो है हमारा उसमें हम जो करना होता है, अब इसका डेबिट तो ऑटो हमने डेबिट हेड तो पहले हमने सिलेक्ट कर लिया, अब फोर्थ पे हमने इसका क्रेडिट हेड जो ना सिलेक्ट करना है कि क्रेडिट की एंट्री जो ना वो किसको जानी चाहिए। जो इसके देखें एंट्री जब हम करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट दो उसके पार्ट होते हैं। एक जगह पे हम रिसीव कर रहे होते हैं तो दूसरी जगह पे वो अल्टीमेटली उसकी जो ना वो पेमेंट हो रही होती है।
तो अब हमने दूसरा हेड इसका सिलेक्ट करना है कि वो दूसरा हेड किस, ये रिसीट जो आई है वो किस तरफ से आई है, किसी डायरेक्टर की तरफ से आई है, कोई लोन की वापसी आई है, या कुछ और, कोई कैंटीन की स्कूल में इनकम है, या कोई और इनकम ऐसी है जो वो आ रही है, तो उस हेड को हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, वो हेड सिलेक्ट करने के बाद, अच्छा जो हेड की मैं बात कर रहा हूँ, हेड यहाँ पे सारे के सारे हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट शो हो रहा होता है, जितना भी हमारे फाइनेंशियल्स को, हमारे अकाउंट्स को, जिन जिन लेजर से मिलके हमारे जो है प्रॉफिट एंड लॉस बनता है या हमारी बैलेंस शीट बनती है, वो सारे, उन सारे लेजर्स को कंबाइंड कोलेक्टिवली चार्ट ऑफ अकाउंट का नाम दिया जाता है। तो वो सारा चार्ट ऑफ अकाउंट के जो हेड्स होते हैं वो सारे यहाँ पे जब आप एंट्री कर रहे होते हैं तो यहाँ पे वो शो हो रहे होते हैं। वो हेड्स कोड के थ्रू भी सिलेक्ट हो सकते हैं और बाई नेम भी उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं लिख के, और सर्च भी कर सकते हैं उनको। तीनों तरीके से वो हेड जो है ना यहाँ पे हम लोग उनको सिलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, जब हमने उनको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जिस हेड में भी वो एंट्री लेके जानी है, वो हेड सेलेक्ट कर लिया, उसके आगे डिस्क्रिप्शन का है, वो डिस्क्रिप्शन हमारी वॉचर में जो नरेशन दिया है वो भी हो सकती है, थोड़ा सा उसको डिटेल में लिखना है या थोड़ा सा शॉर्ट लिखना है। वो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हर स्कूल के ऑनर्स की, डायरेक्टर्स की या उसके एडमिन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो उसके अकॉर्डिंग उसको लिखना होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ कि जब हम एंट्री करते हैं, नॉर्मली जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो एंट्री स्टाफ होता है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकली भी उनका एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं होता और एजुकेशन भी उनकी वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब आप एंट्री करें तो एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि थर्ड पर्सन जो उस एंट्री से अनअवेयर है, जिसको पता नहीं है कि ये क्या एंट्री है, वो आपकी डिस्क्रिप्शन को पढ़े और उसको पढ़ के अंडरस्टैंड कर जाए कि ये एंट्री क्या है, क्या। तो इस तरह हमने जो है ना, ये स्पेशली मैं जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिन स्टाफ है, जो डाटा एंट्री स्टाफ है, ये मैं बात उनके लिए जो है ना कर रहा हूँ कि आप लोग जब भी रिटर्न में कहीं भी किसी को भी कुछ देना हो, कोई पेपर देना हो या सॉफ्टवेयर में एंट्री करनी है या कुछ भी करना है, तो उसको ऐसा लिखना चाहिए कि जो पढ़ने वाला, जो उससे बिल्कुल भी उसका ताल्लुक नहीं है, वो पर्सन भी उसको पढ़ के आपकी डिस्क्रिप्शन को समझ जाए कि है क्या। तो इसको बाकी आगे जाके जब हम कैश पेमेंट वाउचर में हम बात कर रहे होंगे तो एक्सपेंसेस में थोड़ा सा मैं ब्रीफली जो है ना वहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर हम रिसीट की बात करते हैं, तो फर्ज करें जैसे किसी पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंजेक्ट की है, इन्वेस्टमेंट लेके आया, वो कुछ कैश उसने दिया है कि स्कूल पर्पज के लिए, उसके यूज के लिए, तो यहाँ पे लिखा जाए डिस्क्रिप्शन में कि किस पार्टनर ने दिया है, कितनी अमाउंट दी है, डेट तो उसके ऊपर आ जाती है। और अगर इसका कोई रेफरेंस और भी कोई स्पेशल रेफरेंस बास टाइम पार्टनर्स या डायरेक्टर्स को रेफरेंस दे देते हैं कि ये अमाउंट मैं जो है ना इस पर्पज के लिए है, तो वो रेफरेंस भी यहाँ पे नोट कर दें ताकि फ्यूचर में आपके लिए आसानी हो जाए इस चीज़ की। तो हम यहाँ पे क्रेडिट का लेजर हमने सेलेक्ट किया और डिस्क्रिप्शन में हमने जो है ना वो उसकी डिटेल्स दे दी। और वो डिटेल्स मैंने बताया सेम भी हो सकती हैं, जो ऊपर वॉचर नरेशन वाला हमारा एक टैब बना हुआ है। और इसके आगे हमने एक सिंगल अमाउंट देनी है, वो जितनी अमाउंट, अगर 1 लाख रुपए है तो हम 1 लाख रुपए देंगे, जस्ट एक बार एंट्री होगी। इसको सिंगल एंट्री कहते हैं। मतलब जो एडवांस लेवल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको सिंगल एंट्री जो है ना के ऊपर वो काम कर रहे होते हैं, तो उसको सिंगल एंट्री कहते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, सिंगल एंट्री के ऊपर काम कर रहा होता है। आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह एंट्री नहीं करनी, आपने एंट्री जस्ट एक जगह जगह की करनी होगी, वो उसका इम्पैक्ट वो दोनों जगह पे चला जाएगा। हम अमाउंट देंगे, अमाउंट देने के बाद हमारे पास इस वॉचर पे ऑप्शन है कि आप अगर एक से ज्यादा एंट्रीज करना चाह रहे हैं तो आपकी एक से ज्यादा एंट्रीज हो जाएंगी। सब मेरा आप, हमारे मेरा एक पास यहाँ पे सब दो मेरा ऑप्शन। क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा है कि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर तो मैंने पर्सनली खुद भी यूज किए हैं, नदीम साहब को भी आइडिया होगा डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर का, आपको भी आइडिया होगा। तो जो आपने बात की डेबिट एंड क्रेडिट की, तो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के ऊपर तो हमें डेबिट में भी अमाउंट डालनी पड़ती है, क्रेडिट में भी डालनी पड़ती है, जिसमें अकाउंटेंट्स जो फ्रेश अकाउंटेंट्स होते हैं वो मिस्टेक ये हो जाती है, इनके जो डेबिट कर जिसको क्रेडिट कर देते थे, क्रेडिट को डेबिट कर देते थे। वो जब हम लोग मंथ की रिपोर्ट जब चेक करते थे तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती है उनकी। तो इसमें क्या ये चीज है कि आपने डेबिट अमाउंट भी डालनी होगी और क्रेडिट भी डालनी होगी, या जैसे एक सिंगल एंट्री है वो ऑटो जी उसको मैं जनरेट करेगा? जी वैसा साहब, मैंने यही कहा कि हमारा इस सॉफ्टवेयर में जो हमारे पास डबल एंट्री के ऑप्शन भी है, डबल एंट्री होती है सिर्फ जनरल वॉचर के थ्रू, जेवी के थ्रू। वहां पे हम्म। दोनों हेड्स की सिलेक्शन जरूरी होती है और वो भी एक टेक्निकल बेसिस के ऊपर वहां पे जो ना वो जेवी के ऊपर जो ना वो करना होता है। क्योंकि अक्सर जो जेवी का जो पर्पस होता है ना, जेवी जनरल वॉचर जिसे हम कहते हैं, उसमें हम्म। कैश या बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उस उन एंट्रीज में। इसलिए जब कैश और बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो वहां पे हम जेवी से काम ले रहे होते हैं, और जेवी के थ्रू हम जब एंट्री रोड करवा रहे होते हैं, वहां पे हमने दोनों ही लेजर, मतलब डेबिट भी करना होता है और क्रेडिट भी करना होता है, दोनों जगह अमाउंट्स भी देनी होती है, दोनों जगह हमने लेजर्स भी जो ना लेजर ऑफ अकाउंट्स भी सिलेक्ट करने होते हैं। जबकि यहाँ पे जो कैश रिसीट, कैश पेमेंट, बैंक रिसीट और बैंक पेमेंट के थ्रू जब हम एंट्री करते हैं तो ये सिंगल सिंगल एंट्री होता है। यहाँ पे जस्ट आपने
एक हेड ऑटो जो है वो एक एंट्री ऑटो होती है और एक एंट्री जो है ना हमने उसकी परफॉर्म करनी होती है बस। तो इस वजह से ये सिंगल एंट्री पे ही हमारा जो ना सिस्टम ये वाला चल रहा होता है। तो इसमें बहुत सारी जो ना वो ज़ाहिर बात है कि जो आप बता रहे हैं कि जो अकाउंटेंट साहबान हैं वो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं कि डेबिट वाले को क्रेडिट कर देते अच्छा हैं, इस तरह सारी। आसुब भाई, जी नदीम भाई, आप कुछ कह जी रहे थे? जी जी सर। मैंने कहा यहाँ पे हमारी गाइडेंस के लिए आसिफ साहब से ये भी पूछ लेना चाहिए कि इसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं। जैसे एंट्रीज करते हुए हमें भी कुछ फीलिंग्स आती हैं कि एक इनकम की एंट्री या रिसीट की एंट्री गलत पड़ गई तो उसकी एडजस्टमेंट क्या है, और एक एक्सपेंस अगर गलत ऐड हो गया तो उसकी एडजस्टमेंट क्या है। वो स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे चूंकि ईआरपी में हमने उन स्टैंडर्ड्स का भी लिहाज रखा है और मार्केट की डिमांड का भी लिहाज रखा है। तो एक हमने ये फार्मूला जो बनाया है यूजर राइट्स वाला, कंट्रोल वाला, ये इसको मद्देनजर रख के बनाया है कि सॉफ्टवेयर के स्टैंडर्ड भी लूज ना करें और डिमांड भी पूरी हो सके डायरेक्टर की जो करंट में हो। तो इस सिलसिले में आसिफ साहब से थोड़ी सी रहनुमाई लेना चाह रहा हूँ कि आसिफ साहब हमें ये भी ब्रीफ कर दें कि ये फाइनेंशियल के पोर्शन में स्टैंडर्ड्स क्या हैं एंट्री के हमारे। देखें स्टैंडर्ड्स जो है ना इसमें अगर हम इसको आप ये बात कर रहे हैं कि जो एरर एरर को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो एरर को मैं वही एक तो मैं बात आपको जो ना उस टाइम बताने लगा था कि सबसे पहले तो हमारे मैंने जैसे पहले बात की है कि हमारा एडमिन स्टाफ या डाटा एंट्री ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इनका एक्सपोजर भी नहीं होता, एक्सपीरियंस भी नहीं होता और एजुकेशन भी नहीं होती। तो यहाँ पे हमें इनकी ट्रेनिंग में ट्रेनिंग इनको इनिशियल लेवल पे अच्छी देना चाहिए। हम हम्म। करते क्या, स्कूल ऑनर्स करते क्या है कि उनको ट्रेन नहीं करते अच्छी तरह से, उन्होंने सिस्टम पे बिठा देते हैं, को थोड़ा सा उनके ऊपर टाइम लगा के कोई एक दो चार एंट्रीज करवाते हैं और वो भी कहते हैं जी हमने कर लिया। इस तरह उनके एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसके बाद फिर उनको जो ना ये प्रॉपर इसके ऊपर जो ना लेके जाना चाहिए इस सिस्टम के ऊपर। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की केयर करना होगी यहाँ पे। सेकंड नंबर पे ये है कि हमारे ज़ाहिर बात है, हमारे सॉफ्टवेयर में एंट्रीज के ऊपर कंट्रोल यही है कि हम लोग जो है ना उसको कोई एडिट कर सकता है इसको या नहीं कर सकता, कोई इसको डिलीट कर सकता है या नहीं कर सकता, या उसने रॉन्ग एंट्री कर दी है तो उसके बाद उसको क्या करना है, ये डायरेक्टर्स ने ये एसओपीज जो ना डिसाइड करेंगे कि जिस तरह हमें डायरेक्टर्स जो ना हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे कि हमें सॉफ्टवेयर में इस तरह का यहाँ पे कंट्रोल चाहिए, इस तरह के स्टैंडर्ड चाहिए, हम उसी तरह इसको सेट कर देते हैं। बाज स्कूलिंग में तो ये होता है कि वो सारे का सारा एडमिन के ऊपर फेंक देते हैं कि वो अपनी मर्जी से इसको एडिट कर लें या अपनी मर्जी से डिलीट कर लें। वो उस वॉचर को अगर कोई डाटा एंट्री उन्होंने रॉन्ग कर दिया है या डबल कर दिया है या उन्होंने गलत हेड्स में कर दिया है, तो बाज़ जगह पे तो वो उनको ही राइट सारे के सारे कहते हैं कि हमारी इसी सेम पर्सन को देने चाहिए, लेकिन हम ये रिकमेंड नहीं करते। हम कहते हैं ये प्रॉपर अथॉरिटीज़ के साथ ही होना चाहिए। जो डाटा एंट्री कर रहा होता है उसके पास एडिट या डिलीट के राइट्स नहीं होने चाहिए। वो राइट्स वो अगर देने भी हैं तो वो अप्रूवल से आए ऊपर से। और अगर आप ये बात कर रहे हैं कि वो डाटा एंट्री उसने गलत गलत कर दिया, देखिए ये तो बहुत कम होता है कि एक साहब ने एंट्री गलत कर दी है और उसको पता चल जाए। बाद में उसको पता नहीं चलता, ये तो आगे जाके जब इसके ऑडिट वगैरह की जरूरत पड़ती है या डायरेक्टर्स अगर इसको रूटीन में जब वो प्रिंट आउट लेके ये इसके एविडेंस लगा के एंट्री करने के बाद डायरेक्टर्स के पास जाता है तो डायरेक्टर्स को फिर उसको देखना होगा। और ये डेली बेस की प्रैक्टिस है, मतलब जो भी एंट्रीज होती हैं यहाँ पे जो आपके कंप्यूटर ऑपरेटर्स करते हैं उन उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस जो है ना, फिजिकल चेक एंड बैलेंस जो है ना वो होना चाहिए ऊपर वाली उनकी हर अथॉरिटी का, चाहे वो प्रिंसिपल करे चाहे वो डायरेक्टर्स करें। वो उन एंट्री को वो चेक करते रहें कि इन्होंने कोई हेड गलत सेलेक्ट कर दिया है, कोई अमाउंट गलत डाल दिया है या इन्होंने कोई इस तरह की कोई और मिस्टेक कर दिया है। तो ये एक तो कंट्रोल यहाँ पे होगा कि वो खुद से इनको चेक करे। दूसरा हमारे पास कंट्रोल यही है इसके ऊपर कि वो एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो डिलीट उस एंट्री को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डुप्लीकेट उसकी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। ये अब आगे हम लोग हमें जैसी इंस्ट्रक्शन होगी वैसे हम इसको जो ना सॉफ्टवेयर को आगे उनके लिए कर देंगे। जी जी नदीन साहब। इन सब कुछ और पूछना चाहेंगे इस जी बारे में? आसिफ भाई, मैं आस, जी आसिफ भाई, मैं असल में ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूँ। आपने ये बिल्कुल सही ब्रीफ किया कि हम अपने स्टैंडर्ड खुद बना सकते हैं या डायरेक्टर की डिमांड के मुताबिक बना सकते हैं। लेकिन आई थिंक सो कि यहाँ पे हमें आपकी रहनुमाई की जरूरत है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे क्या कहते हैं और वो हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं।
एक डायरेक्टर कहता है कि आप आपकी मर्जी करें, आप हर स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करें। तो हम यहाँ पे जैसे देखें, हम एक एडजस्टमेंट एंट्री का जिक्र करते हैं आमतौर पे। ठीक है कि स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे जरूरत होती है कि हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग सेशन करें लोगों के साथ। तो लेकिन इस सेशन में भी मेरे ख्याल में आपका फायदा उठाते हुए कि आपसे हमें सीखने को मिलेगा कि वो स्टैंडर्ड जो हैं वो हमने इस ईआरपी में कहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं।